हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडियो लेजिस। माई सेल्फ सैयद सोहेब अहमद। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कल्पेबल होमिसाइड के बारे में। यह आईपीसी के सेक्शन 299 में दिया गया है और साथ में 300 का एक्सेप्शन है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। दोस्तों, ये कल्पेबल होमिसाइड जो है ये एपीओ और पीसीएसजे के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके एलएलबी के एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। और जो मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन दबाइएगा ताकि मेरे वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, हम पहले जानेंगे टाइप्स ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड दो प्रकार के होते हैं, लॉफुल होमिसाइड और अनलॉफुल होमिसाइड। जो लॉफुल होमिसाइड है ये जस्टिफाइबल होते हैं और एक्सक्यूजेबल होते हैं, लेकिन अनलॉफुल नहीं होते हैं। अब हम आगे देखते हैं व्हाट इज कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड क्या होते हैं, तो चलिए देखते हैं। व्हाट इज़ द कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है, सेक्शन 299 में दिया गया है। अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो आप बेयर एक्ट ओपन कर लें। तो चलिए इसे हम पढ़ते हैं। हाउ एवर कॉजेज डेथ बाई डूइंग एन एक्ट with intention of causing death or with the intention of causing such bodily injuries as is like to cause death or with the knowledge that he is likely by such act to cause death commits the offense of culpable homicide। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जान से मार देता है एक एक्ट के द्वारा और जिसकी जान ली गई है वो इंटेंशन के साथ उसकी जान ली गई हो, या तो इंटेंशन के साथ ऐसा बॉडली इंजरी दिया हो जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है और उस व्यक्ति को इन सभी एक्ट के बारे में मालूम पहले से होता है कि ऐसा करने पे उस व्यक्ति की जान जा सकती है, ऐसे कार्य को ही हम कैपेबल होमिसाइड कहते हैं। चलिए अब हम इसे इलस्ट्रेशन के जरिए समझते हैं। ए नोज जेड टू बी बिहाइंड द बस, बी डज नॉट नो इट, ए इंटेंडिंग टू कॉज और नोइंग इट टू बी लाइकली टू कॉज जेड डेथ। Induce B to fire at the boss, B fire and kill Z. Here B may be guilty of no offense, but A has committed the offense of culpable homicide. दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ A जानता था कि Z झाड़ी के पीछे खड़ा है, लेकिन ये बात B को नहीं मालूम थी। A का इंटेंशन था कि Z मर जाए, तो वो क्या करता है, B को इंड्यूस करता है फायर करने के लिए, जो झाड़ी है झाड़ी पर फायर करने के लिए इंड्यूस करता है, और बी क्या करता है, बी फायर कर देता है जिसके कारण जेड की मौत हो जाती है। ऑफ नो ऑफेंस, हियर बी में बी गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस। जो बी है वो कोई गिल्टी नहीं किया है ऑफेंस का, क्योंकि उसे मालूम नहीं था और बी का कोई इंटेंशन भी नहीं था। लेकिन ए जो है ऑफेंस कमिट किया है कल्पेबल होमिसाइड की, क्योंकि ए का इंटेंशन था जेड को मारने के लिए, इसलिए बी को इंड्यूस ए ही ने किया था, इसलिए कल्पेबल होमिसाइड ए ने कमिट किया है। चलिए अब हम आगे देखते हैं और बेयर एक्ट में एक्सप्लेनेशन दिया है, उसके ज़रिए कल्पेबल होमिसाइड को और क्लियर करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन हम फर्स्ट देखेंगे। अ पर्सन हु कॉजेज बॉडली इंजरी टू अनदर हु इज़ लेबरिंग अंडर अ डिसऑर्डर, डिजीज और बॉडली इन्फर्मिटी एंड देयर बाई एक्सेलरेट द डेथ ऑफ दैट अदर शाल बी डीम्ड टू हैव बीन कॉज्ड हिज डेथ। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट कहता है, यदि किसी व्यक्ति को पहले से ही बीमारी है, कोई डिसऑर्डर है या डिजीज़ है या कोई बॉडली इन्फर्मिटी है, मतलब शारीरिक दुर्बलता है, और वो व्यक्ति उसको बॉडली इंजरी देकर उसकी डिसऑर्डर और डिजीज़ या बॉडली इन्फर्मिटी को बढ़ा देता है और एक्सेलरेट कर देता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है, इसे हम कल्पेबल होमिसाइड कहते हैं और ये माना जाएगा कि उसने मर्डर की है। चलिए इसे हम एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते हैं। मान लीजिए आपके घर के बगल में कोई लड़का है और आपको मालूम है कि वो पहले से बीमारी से जूझ रहा है, लेबरिंग अंडर अ डिजीज़, और आप क्या करते हैं, उसे जाके मार देते हैं और मारने के कारण उसका जो बीमारी है और एक्सेलरेट हो जाता है और बढ़ जाता है, और कुछ दिन दवा चलता है, उसके बाद वो ठीक नहीं होता है और वो उस बीमारी के कारण मर जाता है। तो ये माना जाएगा कि उसकी मर्डर आपने की है। चलिए अब हम एक्सप्लेनेशन 2 देखते हैं। Where death is caused by bodily injury, such person who causes such bodily injury shall be deemed to have caused the death, although by restoring to proper remedies and skillful treatment the death might have been prevented।
इसका मतलब ये है, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसा बॉडली इंजरी देता है जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है और उसके मौत के बाद ये कहता है अगर इसे डॉक्टर के ज़रिए प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया गया होता या अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराया गया होता तो इसकी जान बच गई होती, तो ऐसा कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर उसने कोई ऐसा बॉडली इंजरी दी है जिसके कारण उसकी मौत हो सकती है तो ये माना जाएगा कि उसने मर्डर की है, या तो हम कह सकते हैं उसने कल्पेबल होमिसाइड की है। अब हम एक्सप्लेनेशन तीसरा देखेंगे। द कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ चाइल्ड इन ए मदर वॉर्म इज नॉट होमिसाइड बट इट मे अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड टू कॉज द डेथ ऑफ लिविंग चाइल्ड इफ एनी पार्ट ऑफ डेड चाइल्ड हैज बीन बाउज्ड फोर्थ थ्रू द चाइल्ड मे नॉट हैव ब्रीथेड और बीन कंप्लीटेड बर्न। इसका मतलब ये है, अगर माँ के पेट में यदि कोई बच्चा है और वो पेट के अंदर मर गया तो डेट इज़ नॉट होमिसाइड, ये मर्डर नहीं है। लेकिन मर्डर तब होगा यदि जो बच्चा माँ के पेट में है उस बच्चा का कोई अंग या कोई बॉडी पार्ट जरा सा भी बाहर निकला है तो माना जाएगा वो कम्प्लीटली बर्न हो चुका है, यानी कि वो कम्प्लीटली पैदा हो चुका है। उसके बाद अगर उसे कोई जान से मार देता है तो ये माना जाएगा उसने मर्डर की है, यानी कि डेट इज़ ए कमिटेड कल्पेबल होमिसाइड। चलिए अब हम कल्पेबल होमिसाइड का इसेंशियल देख लेते हैं। कल्पेबल होमिसाइड का इसेंशियल कौन कौन से हैं। तो पहला हम देखते हैं कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग, किसी ह्यूमन का डेथ होना चाहिए। दूसरा देखते हैं सच डेथ मस्ट हैव बीन कॉज्ड बाई डूइंग एन एक्ट, और उसकी डेथ किसी एक्ट के द्वारा होनी चाहिए। अब ये देखते हैं विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, यानी कि जिसने भी डेथ कॉज किया है उसकी इंटेंशन भी होनी चाहिए डेथ कॉज करने की। बी देखते हैं विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी एज लाइकली टू कॉज डेथ, यानी उस व्यक्ति का इंटेंशन होना चाहिए कि ऐसा बॉडली इंजरी दिया जाए कि उसके कारण उसकी मौत हो जाए, ऐसा उसका इंटेंशन होना चाहिए। सी देखते हैं विद द नॉलेज ऑफ डेट एक्ट इज़ लाइकली टू कॉज डेथ, और वो जो भी एक्ट कर रहा है और ये उसको उसके नॉलेज में होना चाहिए कि ऐसा अगर मैं करूँगा तो उसकी डेथ हो सकती है, इसके बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। तो ये थे इसेंशियल ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। अब हम आगे देखते हैं R versus Banklu AIR 1956. A locked the door of a hut B in which B was sleeping and set fire. Here A was held liable for murder as he intended to cause death. यानी कि ए का पहले से इंटेंशन था कि बी का मर्डर करने के लिए, तो यहाँ पे बी की झोपड़ी में ए जाके आग लगा देता है और उसे मालूम भी होता है कि वो झोपड़ी के अंदर सोया हुआ है, लेकिन ए का इंटेंशन होता है उसका मर्डर करने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे ए जो है मर्डर के लिए लाइबल होगा। इसी को हम कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर कहते हैं। अभी चलिए हम आगे और समझते हैं इसके बारे में, कल्पेबल होमिसाइड के बारे में। चलिए एक और हम केस ला देखते हैं, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस रायावरपुर पुन्नया 1976। दोस्तों इस केस में सुप्रीम कोर्ट कल्पेबल होमिसाइड को बहुत अच्छे तरीके से क्लेरिफाई किया है और उसके बारे में बताया हुआ है। तो चलिए इस केस को पढ़ते हैं। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन्ड कल्पेबल होमिसाइड एंड लेट डाउन द लॉ इन दिस रिगार्डिंग एज कल्पेबल होमिसाइड इज जीनस एंड मर्डर इज इट्स स्पेसीज। ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड बट कल्पेबल होमिसाइड आर नॉट मर्डर। मान लीजिए जो बड़ा सर्कल है ये एक ट्री है जिसे हम जीनस कहते हैं, और ये छोटा छोटा जो सर्कल है ये अलग अलग के पेड़ हैं, यानी कि ये जो छोटा वाला सर्कल है एक मैंगो का पेड़ है, एक ग्रेप्स का पेड़ है, एक ऑरेंज का पेड़ है। यानी कि ट्री में सारे पेड़ आ जाएंगे, मैंगो के पेड़ आ जाएंगे, ग्रेप्स के पेड़ आ जाएंगे और ऑरेंज के भी पेड़ आ जाएंगे। तो ये जो अलग अलग के पेड़ हैं ये स्पेसीज हैं, और एक ट्री जो हम ट्री बोलते हैं बस, यानी सभी पेड़ इसमें आ जाएंगे ना, तो एक जो ट्री है ये जीनस है और जो अलग अलग के पेड़ हैं ये स्पेसीज हैं। उसी तरह एक और हम सर्किल लेते हैं, जो ये बड़ा वाला सर्कल है ये कल्पेबल होमिसाइड है जिसे हम जीनस कहते हैं, और उस सर्कल के अंदर हम छोटा छोटा सर्कल कर लेते हैं। ये सभी मर्डर हैं, और मर्डर एक तरीके से नहीं होते हैं, कई तरीके से मर्डर होते हैं। कोई चाकू से मार दिया गया हो, तो कोई फांसी लगा के मार दिया गया हो, या कोई गोली से मार दिया गया हो। तो ये सभी मर्डर के ये स्पेसीज हैं। क्या है, जो ये छोटे छोटे सर्किल हैं ये सभी स्पेसीज हैं, लेकिन ये जो बड़ा वाला सर्कल है ये कल्पेबल होमिसाइड है। यानी कि कल्पेबल होमिसाइड में सभी ये छोटे छोटे जितने भी मर्डर हैं ये आ जाएंगे। ये सभी उस कल्पेबल होमिसाइड के ये स्पेसीज हैं, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड जो है ये जीनस है।
इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कल्पेबल होमिसाइड इज ए जीनस एंड मर्डर इज ए इट्स स्पेसीज। जो ये मर्डर हैं इसके स्पेसीज हैं, और मर्डर कई तरीके से होते हैं, तो इसी तरह ये सभी इसके स्पेसीज हैं। और आगे लिखा हुआ है ऑल मर्डर आर कल्पेबल होमिसाइड। सभी जो मर्डर हैं वो कल्पेबल होमिसाइड हो सकते हैं, लेकिन सभी कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं हो सकते हैं। बट कल्पेबल होमिसाइड आर नॉट मर्डर। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और या तो आप इंस्टाग्राम पे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिएगा, और आपके सभी क्वेश्चन का मैं आंसर ज़रूर मैं इंस्टाग्राम पे दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम जानेंगे कल्पेबल होमिसाइड कब मर्डर नहीं होता है। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। चलिए इसे हम समझते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है द सर्कमस्टेंस इन विच कल्पेबल होमिसाइड डज नॉट अमाउंट टू मर्डर हैव बीन गिवन एज एक्सेप्शन टू सेक्शन 300 ऑफ इंडियन पैनल कोड। दे आर, मतलब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं है, इसके जो एक्सेप्शन है सेक्शन 300 इंडियन पैनल कोड में बताए गए हैं। एक्सेप्शन फर्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 300 का, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। ये क्या कहता है? कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ ऑफेंडर वाइल्स डिप्राइव्ड ऑफ द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल बाय ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन हु गिव द प्रोवोकेशन और कॉज द डेथ ऑफ एनी अदर पर्सन बाई मिस्टेक और एक्सीडेंट। इसका मतलब ये हुआ कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं है यदि कोई भी व्यक्ति ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन की वजह से अपना सेल्फ कंट्रोल खो देता है, और उस व्यक्ति को जिसने प्रोवोक किया है, उस व्यक्ति को जिसने प्रोवोक किया है उसे जान से मार देता है बाय मिस्टेक और एक्सीडेंट, तो ये कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं है। चलिए इसे हम एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने वाइफ को किसी अनजाने व्यक्ति के साथ रंगे हाथ पकड़ लेता है तो वो अपना सेल्फ कंट्रोल खो देता है, और सडन प्रोवोकेशन की वजह से वो अपने वाइफ को वहीं पे गोली मार देता है। एक्सेप्शन फर्स्ट को हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए और ज़्यादा क्लियर करते हैं, थोड़ा गौर करिएगा। यदि कोई व्यक्ति अपनी वाइफ को किसी अनजाने व्यक्ति के साथ रंगे हाथ पकड़ लेता है तो वो अपना सेल्फ कंट्रोल खो देता है, और सडन प्रोवोकेशन की वजह से वो अपने वाइफ को वहीं पर गोली से मार देता है। यानी कि वो व्यक्ति अपनी वाइफ को किसी अनजाने व्यक्ति के साथ जब देखता है तो वो उसे गुस्सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, अपना सेल्फ कंट्रोल खो देता है और अपनी वाइफ को वहीं पे गोली मार देता है। यानी कि इसमें इंटेंशन उसका पहले से नहीं होता है कि अपनी वाइफ को मैं मारूंगा, ये अचानक ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन की वजह से वो गुस्सा होकर अपनी वाइफ को गोली मारा है, तो इसलिए ये मर्डर नहीं होगा। डेट कल्पेबल होमिसाइड इज़ नॉट ए मर्डर। अब हम देखते हैं एक्सेप्शन 2 क्या कहता है। एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कल्पेबल होमिसाइड विल नॉट अमाउंट टू मर्डर इफ द ऑफेंडर इन द एक्सरसाइज इन गुड फेथ of right to private defense of person or property exceeds the power given to him by law and such death caused by not premeditation or without intention doing an act cause death of persons। यानी कि कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा अगर अपराधी राइट टू प्राइवेट डिफेंस यानी कि आत्मरक्षा को गुड फेथ में, यानी कि उसे ये लगता है कि जो मैं कार्य करूँगा वो सही है, और अपने पावर को एक्सीड करके अपना या अपने प्रॉपर्टी का रक्षा करता है, और ये कार्य विधि पूर्ण होनी चाहिए, और डिफेंस करते समय किसी व्यक्ति का मौत हो जाता है और उसकी मौत बिना पूर्व चिंतन किए, यानी कि विदाउट प्रीमेडिटेशन या विदाउट एनी इंटेंशन से, और डिफेंस करते समय मौत हुआ हो, तो ये कल्पेबल होमिसाइड इज़ नॉट ए मर्डर, ये कोई मर्डर नहीं होगा। इसे हम एक एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। ये जो है बिना कारण के बी नामक व्यक्ति को डंडे से लगातार मारता है, और उस डंडे से बी नामक व्यक्ति की जान भी जा सकती थी, लेकिन बी जो है अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस को अपने पावर को एक्सीड करते हुए पास में रखे एक चाकू को उठाता है और विदाउट प्री मेडिटेशन और विदाउट इंटेंशन के बिना ए को उस चाकू से मार देता है। तो ये कल्पेबल होमिसाइड इज़ नॉट ए मर्डर होगा, क्योंकि बी जो है उसका प्रीमेडिटेशन नहीं था और कोई इंटेंशन भी नहीं था कि ए को मैं जान से मारूंगा, लेकिन अचानक ए जो है बी को लगातार डंडे से मार रहा था और बी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और
राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है अपना डिफेंस करते समय अपने पावर को एक्सीड करते हुए, अपना जान बचाते हुए चाकू उठाया और ए को मार दिया। तो यहाँ पे जो है जो कल्पेबल होमिसाइड है वो इज़ नॉट ए मर्डर होगा। चलिए अब एक्सेप्शन 3 देखते हैं। एक्सीडिंग लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ पावर। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर इफ द पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग फॉर द एडवांटेज ऑफ पब्लिक जस्टिस ही एक्सीड्स द पावर गिवन बाय लॉ टू हिम एंड हिज act to do believes in good faith caused death of any person by necessary for discharge of his duty and without ill and will। इसका मतलब ये है, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक जस्टिस को बचाने के लिए विधि पूर्वक या गुड फेथ में कोई ऐसा काम करता है जिसे उसको यह भरोसा होता है कि ये लॉफुल एक्ट है और बिना सोचे समझे उस एक्ट के जरिए किसी की मौत हो जाती है, यानी उसके कार्य की वजह से, उसकी कृत्य की वजह से किसी की मौत हो जाती है, तो ये कल्पेबल होमिसाइड इज़ नॉट ए मर्डर होगा। एक्सेप्शन 3 को चलिए हम एक एग्जांपल के साथ और ज़्यादा इसे क्लियर करते हैं। एक व्यक्ति है जो ट्रक ड्राइवर है, वो रोड पे बहुत ही ज़्यादा स्पीड से ट्रक चला रहा है और लोगों का एक्सीडेंट भी कर रहा है। बी जो है एक पब्लिक सर्वेंट है जो वो पब्लिक जस्टिस के लिए बिना सोचे समझे ट्रक ड्राइवर को गोली मार देता है, तो ये कल्पेबल होमिसाइड इज़ नॉट ए मर्डर होगा। जो यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट है उसे सज़ा देने का तो कोई हक नहीं है, लेकिन यदि वो गोली ना मारता तो वो और लोगों का भी एक्सीडेंट कर सकता था, इसलिए अपने पावर को एक्सीड करते हुए वो उस ड्राइवर को गोली मार दिया, तो ये कल्पेबल होमिसाइड इज़ नॉट ए मर्डर होगा। अब हम एक्सेप्शन 4 देखेंगे। एक्सेप्शन 4 जो है सडन फाइट के बारे में कहता है। Culpable homicide is not murder if it is committed without premeditation and without offender having taken undue advantage or unusual manner the causing of death। यानी कि यदि कोई व्यक्ति बिना प्रीमेडिटेशन के और अचानक किसी व्यक्ति से फाइट हो जाता है, बिना कोई अनड्यू एडवांटेज लिए, मतलब कि बिना किसी हथियार के और असामान्य ढंग से किसी व्यक्ति का डेथ कर देता है, यानी कि दोनों आपस में बातचीत करते समय अचानक लड़ने लगे और कोई एक व्यक्ति उसमें से एक व्यक्ति को मार देता है, तो ये कल्पेबल होमिसाइड इज़ नॉट ए मर्डर होगा। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। एक आदमी दूसरे आदमी से बातचीत करते समय अचानक दोनों में गुत्थम गुत्था होने लगी और उनके पास कोई खतरनाक हथियार भी नहीं था, लेकिन और लड़ाई करते समय उनमें से किसी एक की मौत हो जाती है, तो ये कल्पेबल होमिसाइड इज़ नॉट ए मर्डर होगा। अब हमें एक्सेप्शन 5 देखते हैं। डेथ बाय ओन कंसेंट के बारे में बताता है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कल्पेबल होमिसाइड इज़ नॉट मर्डर व्हेन द पर्सन हुज द डेथ इज़ कॉज्ड being above the age of 18 years suffers death or take the risk of death with his own consent। इसका मतलब ये है, कोई लड़का है जो 18 साल से ऊपर है और वो अपने कंसेंट से अपने जान की रिस्क लेता है और उसकी मौत किसी दूसरे की वजह से हो जाती है, तो ये कल्पेबल होमिसाइड इज़ नॉट ए मर्डर होगा। चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लड़का और एक लड़की आपस में शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनके घर वाले उन दोनों को लेकर राज़ी नहीं होते हैं, तो फिर क्या होता है, लड़का और लड़की दोनों प्लान बनाते हैं कि हम लोग फ्लावर गार्डन में जाएंगे और तुम मुझे पॉइज़न पिलाना और मैं तुमको पॉइज़न पिलाऊंगा, ऐसा प्लान बनाते हैं और दोनों गार्डन में जाते हैं। जब लड़का लड़की को पॉइज़न पिला देता है और लड़की जब लड़का को पॉइज़न पिलाने जाती है तो अचानक कोई देख लेता है। लड़की तो पॉइज़न पी ली है, लेकिन लड़की जब लड़का को पिलाने जाती है तो अचानक कोई देख लेता है और लड़की को तुरंत वहाँ से उसको हटा देता है और उसकी जान बचा लेता है लड़के की। तो ये जो लड़का यहाँ पे है ये कोई मर्डर नहीं किया है, ये कल्पेबल होमिसाइड इज़ नॉट ए मर्डर होगा, क्योंकि ये दोनों अपने कंसेंट से पॉइज़न पिलाने के लिए रिस्क लिए थे, अपनी जान देने के लिए रिस्क लिए थे। कल्पेबल होमिसाइड इज़ नॉट मर्डर, जो कल्पेबल होमिसाइड वो मर्डर नहीं होता है। चलिए इसको हम एक केस लॉ से समझते हैं। कल्पेबल होमिसाइड इज़ नॉट ए मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड कहीं कहीं पे मर्डर नहीं होते हैं, उससे रिलेटेड ये केस लॉ है, नाथन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इसका फैक्ट हम देखते हैं। द एक्यूज्ड एंड हिज वाइफ वेयर इन पोजीशन ऑफ सम लैंड दैट दे हैड बीन फार्मिंग फ्रॉम सम ईयर्स एंड दे हैड फॉलन बिहाइंड ऑन लीज पेमेंट to the landlady and the accused was forcibly evicted and the landlord attempt to harvest the crop. As a result, the accused killed
टू पर्सन इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी डिफेंस। इस केस में क्या होता है, जो अपराधी होता है और उसकी जो बीवी होती है, इनका एक ज़मीन होता है जो लीज पे दिए होते हैं। जिस व्यक्ति को लीज पे दिए होते हैं वो व्यक्ति लीज का पेमेंट इन दोनों को नहीं किया होता है। तो अपराधी क्या करता है, जिस व्यक्ति को लीज पे दिया होता है उसे वो हटाकर और उस ज़मीन पर अपना खेती बाड़ी करने लगता है, और उस ज़मीन को लेकर अपराधी में और जिसको वो लीज दिया था उन दोनों में लड़ाई हो जाता है, और जो एक्यूज्ड है, जो अपराधी है जिसको लीज दिया था, उसे जान से मार देता है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आया था, अब हम ये देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट एग्री विद द क्लेम दैट ही इंसिडेंट द केस वाज क्लासिफाइड एज कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर अंडर एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 300। सुप्रीम कोर्ट इस केस को क्लासिफाइड कर दिया था कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है, अंडर एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 300 में ये जो है कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा। दोस्तों एक केस है KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 1962। ये बहुत ही लीडिंग केस है। इस पे एक मूवी भी बनाया गया है, रुस्तम मूवी, और इस केस ला को आप खुद पढ़ लीजिएगा।